नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देख रहे हैं बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। गोरखपुर मंदिर में हमला एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है, क्योंकि जिस तरह से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने यह कहा कि इसको आतंकी साजिश कहने से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब योगी सरकार भी एक्शन मोड में आ चुकी है। मामले के हर पहलू और हर एंगल की जांच हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर मंदिर में हमले की साजिश के पीछे है कौन है जो कि मंदिर में हमला करके एक बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहता था। आरोपी के घर वाले उसको मानसिक तौर पर बीमार बता रहे हैं, तो उसका हमला करते वक्त धार्मिक नारे लगाना और धार्मिक किताबें बरामद होना इस बात को नकार देता है, मामले की गंभीरता को और ज्यादा बढ़ाता है। वहीं आप यह भी सोचिए कि अगर हमलावर के हाथ राइफल लग जाती तब आखिर स्थिति क्या होती। कहीं इस तरह के हमले से पूरे इलाके में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं थी, क्योंकि गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा में सेंध के मामले की जांच अब कई एजेंसियों के जरिए हो रही है। यूपी पुलिस की ओर से मुर्तजा लगातार पूछताछ कर रहे हैं, उससे घटना के कारणों के बारे में जानकारी मांगी जा रही है। इस पूरे मामले में टेरर एंगल की आशंका को भी एटीएस की जांच में लाया गया है। तो अब सवाल यही है कि गोरखपुर मंदिर में हमला है या फिर यह आतंकी साजिश है। मंदिर हमले के पीछे कौन है, यह सवाल भी अभी निरुत्तर है और आरोपी की जो कुंडली है वो अब खंगाली जा रही है। लेकिन अब इसमें क्या निकलता है यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जिस तरह से यह हमला हुआ उसके बाद सवाल उठने लाजमी है। चूंकि अब इसका एक वीडियो जो सामने आया है वो वीडियो अपने आप में बहुत कुछ बातें कह रहा है, और इस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से ये शख्स जो कि मानसिक तौर पर उसके परिवार वाले उसको बीमार बता रहे हैं, लेकिन वो जिस तरह से नारेबाजी कर रहा है या फिर जिस तरह का किताबों का बरामद होना उसके पास से, ये सीधे तौर पर इसको दिखा रहा है कि इसके पीछे के जो तार हैं वो कहीं और से जुड़े हुए हैं। हालांकि एजेंसियां अब अपना काम कर रही हैं, जांच पड़ताल इस पूरे घटनाक्रम की हो रही है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है। गोरखपुर मंदिर को हमले के तौर पर क्यों चुना गया है और यह हमला किया गया है, इसके पीछे का मकसद क्या था? क्योंकि जिस तरह की यह गतिविधि घटित हुई है वो निश्चित तौर पर कई सारे सवालों को खड़े करती है। और आप देखिए कि किस तरह से इस पूरे घटना का एक वीडियो जो कि अब सामने आ चुका है, और वीडियो के बाद अब तमाम एंगल्स ऐसे हैं जिसको खंगाल रही है पुलिस और वो तमाम जांच एजेंसियां जो कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल कर रही हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस तरह की घटना घटित कैसे हो रही है, वो भी गोरखनाथ मंदिर जैसा, जो कि सुरक्षा के लिहाज से भी आप देखेंगे तो यहां पर बेहद चाक चौबंद व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन उसके बावजूद एक शख्स के द्वारा इस तरह से वहां पर हमला किया जाना, ये कई बड़ी बातों की तस्दीक करता है। और अब इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि इसमें आतंकी एंगल को भी खंगाला जा रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसके पीछे कोई आतंकी साजिश भी हो सकती है या इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है। लेकिन जो घटना घटित हुई है वो निसंदेह कई बड़े सवालों को खड़े करती है, और ये सवाल इसके साथ इसलिए भी जोड़ रहे हैं कि आखिर इस घटना के पीछे का मकसद क्या था, कौन है जो कि इस घटना के पीछे या फिर इस हमले के पीछे की जो पूरी प्लानिंग है उसको कर रहा था। क्योंकि जो चेहरा आपको दिख रहा है उसको एक मोहरे के तौर पर आप देखिए, क्योंकि इसके साथ अभी पूछताछ हो रही है। पूछताछ में अभी ये शख्स क्या कुछ कहेगा ये भी देखना होगा, लेकिन जिस तरह की ये घटना घटित हुई है वो वाकई में बेहद हैरान कर देने वाली है। और अब इस घटना के बाद से सवाल यही है कि क्या माहौल को खराब करने की कोशिश है, क्या सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश है। मौजूद हैं एडीजी एलओ प्रशांत कुमार। सर, ये किस टाइप का हमला कहा जा सकता है? एक गंभीर घटना है जिसके बारे में जिस व्यक्ति ने कारित किया है उसको गिरफ्तार किया गया है। हमारे 2 साथी भी इसमें घायल हुए हैं। तो अभी विवेचना चल रही है, एटीएस के द्वारा विवेचना की जा रही है। तो और आगे जैसी चीज़ें होंगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सर, हमले के नेचर को की अगर बात की जाए और टाइमिंग की बात की जाए, और जो मुंबई से संपर्क आ रहा है, तो किस तरीके से विदेश तक ट्रेस करने की आप लोग बातें की हैं? अभी चीज़ें बहुत प्रारंभिक स्टेज में हैं। हमने आपको बताया कि हम लोग किसी भी चीज़ को रूल आउट नहीं कर रहे हैं, और इस घटना को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए इस चीज़ों को शासन स्तर से विवेचना एटीएस को ट्रांसफ़र की गई है, और इसके साथ साथ एटीएस के साथ हमारी एसटीएफ की भी यूनिट लगाई गई। ये थे प्रशांत कुमार, और इनका साफ तौर पर कहना है कि इस घटना की पूरी जांच की जा रही है और इसकी जांच के लिए एटीएस को लगाया गया है। कैमरामैन आमिश के साथ नरेंद्र यादव, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो अभी आपने सुना, उन्होंने कहा कि अभी ये प्रारंभिक स्टेज में है, लेकिन हाँ कुछ चीजें ऐसी हैं या फिर कुछ संपर्क सूत्र ऐसे हैं जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और
इसके तार कहीं से भी जुड़े हो सकते हैं और इसलिए अगर ये आतंकी साजिश है या इसके तार कहीं और से जुड़े हुए हैं तो सवाल ये है कि फिर ये कितना गंभीर है और कौन आखिर वो शख्स है जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है। आज इसी पर चर्चा करते हैं। 3 बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। दीपक सोनकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक सोनकर जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। सूर्य कुमार शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व डीजी रहे हैं आप। सूर्य कुमार शुक्ला जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और राघवेंद्र दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। राघवेंद्र दुबे जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। दीपक जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह की ये घटना घटित हुई और उसके बाद एक जो हम लोग देख पा रहे हैं वीडियो जो सामने आया है, वो कई सवालों को यहां पर जोड़ रहा है, कई सवालों को खड़े कर रहा है। आखिर कौन है जो कि माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है? इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं? आपका पहला रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगा दीपक जी। देखिए, ये बड़ी घटना, निंदनीय घटना है कि जिस तरीके से गोरखपुर मंदिर के प्रद्वार पर जिस तरीके से एक अहमद मुर्तजा नाम का व्यक्ति नारे लगाते हुए मंदिर परिसर में घुसने का प्रयास करता है, किसी साजिश के तहत मंदिर में घुसने का प्रयास करता है। निश्चित रूप से वहां तैनात जवानों पर उसने हमला किया, जिसमें गोपाल गौड़, अरविंद पासवान, 2 हमारे जवान घायल हुए। निश्चित रूप से उसको हिरासत में लिया गया है और हमने भी देखा कि एटीएस के रूप में उसकी जांच कमेटी भी बन गई है, उसकी जांच की जा रही है और लगातार पुलिस उससे पूछताछ करने का प्रयास कर रही है कि किस प्रकार की साजिश को अंजाम देने की नियत से वो उस मंदिर परिसर के अंदर घुस रहा था। मैं निश्चित रूप से बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि जो भी इस जांच कमेटी में, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा जांच में, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। मगर एक विषय को भी समझना बहुत आवश्यक है कि किस तरीके से ये धार्मिक पहलुओं को भड़काने का काम किया जाता है, किस तरीके से धार्मिक लोगों के अंदर मन में भ्रांतियां फैलाने का काम किया जाता है। अभी हाल ही में हमारे ध्यान में आती है कुशीनगर की घटना कि किस तरीके से कुशीनगर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किस तरीके से पीट पीट कर मार दिया जाता है। निश्चित रूप से किस तरीके से लोगों को भड़काने के काम, उनके दिमाग को बरगलाने का काम, निश्चित रूप से उसी के परिणाम आज उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाई दे रहे हैं। मगर मैं ये भी बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधी या तो उत्तर प्रदेश से बाहर है या तो जेल में है, उसके ऊपर पूरी सी पूरी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम किया जा रहा है। निश्चित रूप से लगातार हमको देखने को मिल रहा है, चाहे कोई भी साजिश को मान देने का प्रयास किया गया हो, उस साजिश को तोड़ने में हमारे जवान लोग कामयाब हुए हैं। उनके परिवार को मैं सांत्वना प्रकट करता हूं कि वो लोग घायल हुए, उनकी पूरा ट्रीटमेंट ठीक से किया जा रहा है। निश्चित रूप से उनके घायल के रूप करने का काम, जिस तरीके से हम लोगों ने एक जांच कमेटी का तैयार करने का काम किया है, पुलिस भी अपना पूर्णतः तरीके से काम करने का काम कर रही है। तो जो भी लोग उसमें दोषी पाए जाएंगे, निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई करने का काम किया राघवेंद्र जी, आप इसको क्या इसी तरह से देखते हैं जो बात दीपक जी ने कही है कि कहीं ना कहीं जानबूझ करके माहौल खराब करने की कोशिश है? राघवेंद्र जी, आपको आवाज मिल रही है? राघवेंद्र जी, एक बार अपनी ऑडियो अनम्यूट कर लें। चलिए, राघवेंद्र जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। मैं सूर्य कुमार जी का रुख करता हूं। सूर्य कुमार जी, आप इस घटना को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हालांकि अभी ये बहुत प्राइमरी स्टेज में, अभी हम लोग एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी सुन रहे थे, लेकिन जो घटना घटित हुई है, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि ये बहुत एक चिंतनीय विषय है और इस पर बहुत बारीकी से और बहुत गहनता से इसको ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि आखिर इस तरह की घटना घटित हुई कैसे? वो भी गोरखनाथ मंदिर को इसके लिए निशाना बनाया जा रहा है या चुना जा रहा है उस स्थान को जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधा वहां से संबंध है। क्या इस घटना को इसलिए माना जाए कि यह बहुत संदेहास्पद है? सूर्य कुमार जी। बिल्कुल, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ये अपना मठ है और उसकी वजह से आज सारे इंडिया की नहीं बल्कि मैं तो कहूंगा दुनिया के तमाम देशों में जो हिंदुस्तान से संबंधित लोग बैठे हैं, उनकी सबकी रुचि इस विषय में है। और विशेष रूप से राजनैतिक रूप से चुनाव हारने के बाद बहुत बड़ा एक तबका है जो चुनाव में नहीं सफल हो पाया है, तो वो किसी न किसी तरह नफरत की भावना और गुस्से की भावना मन में लिए बैठा है। और मैं जो ये घटना हुई है इसको केवल घटना के रूप में नहीं देख रहा, मुझे तो लग रहा है कोई बड़ी घटना का ये पूर्वाभ्यास हो सकता है, रिहर्सल हो सकता है कि आज वो आदमी बांका लेकर के घुसने की कोशिश करता है
और ये एक रिहर्सल हो सकता है कि आगे जब कोई और घातक असलहा, कोई ऑटोमेटिक असलहा लेकर कोई घुसेगा तो वो कैसा उसको कार्य करना पड़ेगा जिहादी पॉइंट ऑफ व्यू से। उस नजरिए से मैं इसको बहुत गंभीर चिंता का विषय समझता हूं और उसमें सलाह देता हूं कि बहुत अलर्टनेस की जरूरत है। वहां पर ऐसे ढंग से मेटल डिटेक्टर्स लगे होने चाहिए जहां पर कोई आदमी अगर कोई भी मेटल की चीज, कोई बारूद की चीज लेके आए तो वो चेक हो जाए तुरंत और बिना तलाशी लिए कोई भी आदमी उस कैंपस में न घुसे, क्योंकि वो आज की डेट में केंद्र है। तमाम लोगों की आंख की किरकिरी बन गया है गोरखनाथ मंदिर का वो स्थान। और तीसरी बात कि जैसे और बड़े संवेदनशील स्थानों में रखा जाता है इंतजाम कि ऑटोमेटिक असलहे वाले अब चारों तरफ अपने बोरी को लगाकर खुद सुरक्षित रहते हुए निशाना लगाकर रखते हैं कि जरा भी अगर किसी ने कोई घटना करने की कोशिश की तो वो मारा जाएगा, उस पर कोई रियायत नहीं होगी। तो वो व्यवस्थाएं और पुख्ता करने की जरूरत है। और अगली बात कहूंगा कि इस प्रकार की जिहादी मानसिकता वाले लोगों को, उनको देश की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए जो जेल में बंद हैं वहां पर और बाकी को चिन्हित करके अस्पतालों में लाकर उनकी काउंसलिंग करके राय मशविरा देकर उनको देश की मुख्य धारा में, उस विचारधारा में लाने की जरूरत है। यानी कि कुछ स्कूल टाइप की चीज समझ लीजिए, रिफॉर्मेशन सेंटर समझ लीजिए, उसकी जरूरत है। और एक और चीज कहूंगा, इस मानसिकता के लोग मानते नहीं जल्दी, इसलिए उनको प्रिवेंटिव एक्शन मतलब चिन्हित करके, जैसे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर ऐसे लोग तमाम उन पर निगरानी की जा सकती है, करना चाहिए, हो भी रहा है सीमित मात्रा में। उसको और बढ़ाने की जरूरत है। जितने नफरत फैलाने वाले लोग हैं इन लोगों को चिन्हित करके, खासतौर से जो हिंसा के लिए प्रेरित करते हैं कि मार दो, काट दो, बदला ले लो, इन लोगों को चिन्हित करके और उनको पहले से गिरफ्तार करके उनको ठीक किया जाए, उनकी मानसिकता ठीक की जाए। जब तक वो मानसिकता न ठीक हो जाए तब तक उनको डिटेंशन में, जेलों में रखा जाए, नहीं तो ये किसी न किसी दिन कोई बड़ा हादसा कर देंगे और देश की सुरक्षा के लिए खतरा कर देंगे। बिल्कुल। राघवेंद्र जी, आपको आवाज मिल रही मेरी? तो आवाज आ रही है जी क्या? जी राघवेंद्र जी, अब मैं सुन पा रहा हूं आपको। राघवेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? क्या लग रहा है आपको वाकई में जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि जानबूझ के कोई माहौल खराब करने का कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जिसकी मानसिकता जो भी रही हो, किस लिए वो आया, कैसे आया, पुलिस ने उसको अपने हिरासत में ले लिया। यहाँ जो बात हो रही है, अभी जो सज्जन कह रहे थे कि जो लोग चुनाव हार गए, एक बड़ा वर्ग, इस तरीके से, दिक्कत तो ये है कि सबसे ज्यादा कि हमारे जो दिमाग में विकृति भर गई, जो हमारे दिमाग में ये नफरत भरी हुई है, ये भी एक नफरत का हिस्सा है कि आप बिना जाने और समझे किसी पे कोई आरोप लगाने लगे। क्या इसमें कौन हो सकता है? आपको क्या लगता है? जो हारने का क्या मतलब है? सपा का है, कोई बसपा का है, कोई कांग्रेस का है? तो इस तरीके की बातें करना ये भी मानसिक विकृतता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। और लगातार आपने देखा कि चुनाव के दौरान इस तरीके से नफरत की चीजें चली, चाहे वो मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल रहे। मुख्यमंत्री जी ने क्या नहीं कहा, उन्होंने भी बहुत सारी जगह कहा कि हम गर्मी निकाल देंगे, ये कर देंगे, बुलडोजर चला देंगे, उल्टा लटका देंगे। तो ये मानसिकता की बात है। और अपराधी तो अपराधी होता है, वो कोई भी बना रहे, अपराधी है, अपराधी पे कार्रवाई करिए। आपका खौफ क्यों नहीं? जब भी कहा तो वो तो हमेशा उनके लिए कहा ना कि जो गलत कर रहे हैं, भाई गलत कर रहे हैं तो फिर उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा ही, उसमें क्या गलत कहा मुख्यमंत्री ने? नहीं तो फिर चलाइए ना। उन्होंने ये थोड़ी ना कहा कि कोई आम आदमी है उसके घर पर मैं बुलडोजर चला दूंगा या कोई निर्दोष आदमी को मैं उल्टा आम आदमी किस पे चला, मैं टांग दूंगा उल्टा कोई निर्दोष आदमी को। भाई अपराधी निर्दोष 25,000 का इनामी जो इनकी स्वजातीय था उस पर तो नहीं बुलडोजर चला। वो तो चुनाव लड़ रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, उस पर क्यों नहीं? और जिन पर चला उनके पक्ष में क्या आप? टैनी मिश्रा पे क्यों नहीं चला? जिन पर चला, हाँ, बिल्कुल बराबर। समाजवादी पार्टी खड़ी है। अगर देखिए, अगर जिनके घरों पे चला बुलडोजर, उनके साथ समाजवादी पार्टी है क्या, खड़ी है क्या उनके साथ? अभी एक गरीब के घर पे चला है तो आपने देखा था कि नहीं? नहीं, जिन अपराधी माफियाओं पर चला उनके साथ समाजवादी पार्टी है क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ। समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से है, संरक्षण पूरा है। आपकी हिम्मत है तो सब पे चलाइए।
जो भी अपराध, अरे तो वो जहां चला रहे हैं वहां पर आप नहीं चला पाए ना, आपने चला दिया होता तो बाकी बच्चे कुछ होते उस पर ये चला देते, लेकिन आपने तो किसी पर भी नहीं चलाया। चलिए ठीक है, अब मैं सवाल पर आता हूं भाई, अगर आप ये कह रहे हैं कि देखिए जो अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो मुझे बताइए कि कोई शख्स जाकर के धार्मिक नारे लगा करके वहां पर इस तरह की गतिविधि को अंजाम देगा तो इसको माहौल नहीं खराब करने की साजिश के तौर पर देखा जाए तो और किस तरह से देखा जाए राघवेंद्र जी? अब आप देखिए आपकी पुलिस क्या कर रही है, योगी जी का राज्य है, पुलिस तो कार्रवाई कर रही है, पहुंच गए क्यों? पुलिस जांच बैठा करके कार्रवाई कर रही है, किस तरीके से आप संरक्षण करने का काम कर रहे हैं। अरे वो नारे लगाते हुए किस तरीके से मंदिर परिसर में घुस रहा है, बंका लेकर के घुस रहा है। निश्चित रूप से ये ठीक बात उन्होंने कहा है, ये चुनाव हारने के बाद कैसे किस तरीके से लोगों के दिमागों में भरने का काम किया गया है, उनकी मानसिकता को बदलने का काम किया गया है, ये उसी का परिणाम है। आप लोगों के मन में जो भ्रम भरा गया है ना, ये उसी का परिणाम दिख रहा है। ये उसी का परिणाम कुशीनगर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर हमला करके दिख रहा है। ये उसी का परिणाम है, किस तरीके से सांप्रदायिक धार्मिक माहौल को खड़ा करने का अपराध दिख रहा है। राघवेंद्र जी, देश और समाज का धार्मिक माहौल को बिगाड़ने का काम ठीक नहीं है। आप उसके पक्ष में बात करिए, किस तरीके से आप इसको अपने संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। लेकिन आरोप तो दीपक जी आप लोगों के ऊपर ये लगता है कि माहौल तो आप लोग खराब करते हैं भाई, हिंदू मुस्लिम आप लोग करते हैं, कट्टरता आप लोग फैलाते हैं, कौन खराब करने देखिए उस तरफ से दिखता है भाई, यही आरोप तो विपक्ष लगाता है। देखिए माहौल और धार्मिक लेबर को किसने लेकर के आया उत्तर प्रदेश के अंदर, ये हम सबको ध्यान है। किस तरीके से जवाहरलाल नेहरू जी की जगह जिन्ना को कौन लेकर के आया, और हमने भी सुना था कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी के बेटे कह रहे थे कि 6 महीने का हिसाब हो जाने दीजिए, हम तो बराबर कर लेंगे। और किस तरीके से मेरठ के अंदर की आवाजें आ रही थी खड़े होकर के कि हम थानों पर घोषित करेंगे। अरे तो ये सब परिणाम जनता ने आपको परिणाम के रूप में दिया है, और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, उसका परिणाम हम सबको के सामने है। उन्होंने उनके कपड़े उतरवा करके जैसे पीटा है पुलिस ने जौनपुर में, तो आप लोगों को कुछ किया कि नहीं किया? कुछ नहीं हो रहा है ना आप पे, आप लोग इस पर काम करिए। केवल आप धार्मिक उन्माद केवल फैलाने का काम करते हैं। युवाओं को रोजगार देने की बात करी, किसानों की आमदनी, अरे भाई हमने तो अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का काम किया। आपने काम किया क्या? लूटने का काम किया, माफिया को संरक्षण देने का काम किया। चलिए ठीक है, अब हो गया भाई, चुनाव हो गया, अभी चुनाव हो गया, पूरा चुनावी मोड से आप दोनों लोग बाहर निकल आए। सूर्य कुमार शुक्ल जी, मुझे ये बताइए, एक तो पहले ये बताइए, आप तो उस व्यवस्था के अंदर रहे हैं, थोड़ा ये बताइए कि ये जो घटनाक्रम घटित हुआ है इसकी जांच अभी किस तरह से और किस किस स्टेप से आगे बढ़ेगी, और दूसरा ये बताइए कि अगर इस तरह की वाकई में स्थितियां दिख रही, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारी घटनाएं देखी जहां पर ये लग रहा था कि कुछ एक्शन के रिएक्शंस हो रहे हैं, तो ऐसे समय में प्रशासन को क्या बहुत अलर्ट होना चाहिए, काम उसको सही ढंग से करना चाहिए? कहीं वहां पर आपको लगता है कि वो गंभीरता नहीं दिखी, इस वजह से ये घटना यहां तक पहुंची है? सूर्य कुमार जी। सूर्य कुमार जी, आपको आवाज मिल रही है? सूर्य कुमार जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? फिर कट गया, मिला है? चलिए, सूर्य कुमार जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। दीपक जी, देखिए सवाल इस बात का भी है और आप लोगों से भी है, क्योंकि भाई देखिए लॉ एंड ऑर्डर को तो संभालना आप लोगों का ही काम है, और अगर ये घटनाएं बार बार हो रही हैं या इसके पहले से हमको कुछ दिख रहा है कि कुछ इस तरह के एक्शंस के रिएक्शंस हो रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि अलर्टनेस थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए थी? और अगर वो नहीं है तो उसकी परिणति ये है कि ये घटना हम लोग देख रहे हैं। देखिए अलर्टनेस तो पूरी है। अलर्टनेस से यही प्रमाणित होता है कि किस तरीके से नारे लगाते हुए बंका लेकर के व्यक्ति अपने गलत इरादे से मंदिर परिसर के अंदर घुसना चाह रहा था। वहां के जवानों ने रोकने का प्रयास किया तो उसने उस पर हमला करके उनको घायल किया। तो लगातार उसको लेकर के जांच की कमेटी बनाई गई है, हर स्तर पर उसकी जांच होगी, एसएफटी की यूनिट भी उसके साथ लगाई गई है। तो लगातार जो भी उसमें जांच में पुष्टि होकर के उसमें दोषी पाया जाएगा, उस पर कानूनी से कड़ी कार्रवाई करने का काम ये सरकार करने जा रही है। लेकिन दीपक जी, ये जो घटनाक्रम घटित हुआ है इसके पहले भी हम लोगों ने देखा, और खासतौर से जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे, इस वजह से भी क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो चीजें लोगों के जहन के अंदर बहुत गहरे तरीके से नजर आ रही हैं, और उसी का एक रिफ्लेक्शन है, क्योंकि नारेबाजी भी वहां पर इस शख्स ने करी है, दूसरा ये भी है कि कुछ किताबें भी उसके पास से बरामद हुई हैं। इस विषय में आपको लग रहा है कि अलर्ट होना चाहिए कम से कम, जो नजर आ नहीं रहा अभी फिलहाल? दीपक जी।
जी बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से अलर्ट रहना चाहिए। ये नारे कुछ और तरफ की इशारा करते हैं, ये सांप्रदायिक पुस्तक है किसी और इशारा करते हैं। निश्चित रूप से हमको अलर्ट रह करके काम करना है और जांच होगी तो उसमें जांच में सारे परिणाम सामने आएंगे। सूर्य कुमार जी, एक तो ये बताइए कि ये जो जांच है अभी किस तरह से आगे बढ़ेगी, क्योंकि इसमें अभी कई स्टेप हैं। अभी हम लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को सुना था, उन्होंने कहा कि अभी बहुत प्रारंभिक अवस्था में है ये जांच आगे कैसे बढ़ेगी, इसमें किस किस चरण से अभी ये जांच गुजरती हुई आपको दिखेगी। और दूसरा ये है कि जो बात बार बार निकल रही है कि कहीं ना कहीं चुनाव के बाद से जो माहौल है, क्या उसमें सुरक्षा एजेंसियों को भी अभी बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है? सूर्य कुमार जी। जी, दो पहलू हैं। एक तो पहली बात आपने कहा कि ये जांच कैसे आगे बढ़ेगी। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इस व्यक्ति का संपर्क किन किन लोगों से है, किन किन लोगों के देश में इससे संपर्क हैं, किससे विदेश में संपर्क हैं। फिर उसके बाद, चूंकि आप सब लोग जानते हैं कि आईएसआई और पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ देश विरोधी लोग भारत के लगातार इस बात में प्रयास में रहते हैं कि यहां पर दंगे हो जाएं, यहां लड़ाई हो जाएं, कुछ खास लोगों की हत्या हो जाए, तो उससे देश परेशान हो जाए। खुला लड़ाई में हम नहीं जीत सकते, तो हम भारत को ये प्रच्छन्न लड़ाई से, गुरिल्ला वारफेयर से परेशान करते रहें। तो इसलिए ये सारी बात की जांच करना पड़ेगा। इस व्यक्ति का किसके किसके पास फोन आता है, कहां ये फोन करता है, डायरी क्या है, इसकी घर कहां पर है, इसके घर के परिवार के लोगों का उठना बैठना किससे है, और इसकी विचारधारा क्या है। क्योंकि मुझे कुछ ये सनकी अधपगला टाइप का आदमी लग रहा है जो जिहाद के नाम पर, क्योंकि उसने वहां अल्लाह अकबर का नारा लगाया, तो मतलब वो कुछ लगता है कि सांप्रदायिक उग्रवाद से प्रभावित। सूर्य कुमार जी, मैं आपको रोकूंगा। इस बीच अजरा मुबीन जी भी जुड़ गई, मैं एक रिएक्शन उनका भी ले लेता हूं। अजरा जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। अजरा जी, ये जो घटनाक्रम घटित हुआ गोरखपुर के अंदर, इसको आप किस तरह से देखती हैं और क्या लग रहा है कि वाकई में माहौल खराब करने की कोशिश के तौर पर है ये? नहीं, बिल्कुल, अगर कुछ ऐसा हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि उसकी यथार्थता क्या है, उसकी वास्तविकता क्या है, उसकी तह तक जाना जरूरी है। और अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो किसी एक चीज को, अगर ये पहले जैसे होती आई है कि मस्जिद के ऊपर लोग कुछ मतलब जो असामाजिक तत्व होते थे वो झंडा लेके मस्जिद पर भी इस तरीके से कुछ उटपटांग हरकत करते थे, तो अगर ये उस वक्त भी संज्ञान में लिया गया होता तो मेरे ख्याल से आज ये इस जगह रिपीट नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम की कमी है, जो गलतियां किसी भी समुदाय के लोग हों, किसी भी मजहब के लोग हों, लेकिन अगर उसको निष्पक्ष रूप से देखा जाए, उन पर कार्रवाई की जाए, तो मेरे ख्याल से जो बारंबार हमारे यहाँ घटनाएं घटित हो रही हैं और जो हमारे आपसी जो भाईचारा है उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, मेरे ख्याल से इस तरीके की निंदनीय घटना नहीं हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम की मुझे कमी लगती है कि जब एक कहीं समुदाय के ऊपर ऐसा होता है तो उसको लोग दरगुजर कर देते हैं, नजरअंदाज कर दिया जाता है, उस पर एक्शन नहीं लिया जाता है। वो ये कह के छोड़ दिया जाता है कि वो गुरुद्वारे का मामला है, ये मस्जिद का मामला है, लेकिन जब मंदिर का मसला आता है तब इसको ज्यादा उजागर किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, आप किसी बात के साथ, मेरे पास समय नहीं, चर्चा मुझे यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। आप लोग का शुक्रिया समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि जो स्थितियां बन रही हैं अब उस पर देखना यह है कि प्रशासन के द्वारा एक्शन क्या लिया जाता है और इस जांच में अभी आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।